नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा +2 का 10+2 का जो लेसन है सिल्वर वेडिंग, उसका अनुवाद। हमारी जो पिछली पुस्तक है आरओ, उसके सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनका अनुवाद भी उनके अभ्यास के प्रश्न भी। अब आज से हम करने जा रहे हैं वितान, जिसका पहला लेसन है सिल्वर वेडिंग। तो आइए पढ़ते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी। विद्यार्थियों, चूँकि वीडियो है थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। किस तरह से यशोधर बाबू दिल्ली में आए थे और उनके जीवन पे किशनदा का प्रभाव रहा और उनके विचार किस तरह के थे, उनके बच्चों के विचार किस तरह के थे। तो आज का जो युवा है, आज के युवा की जो मनोवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे चेंज हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं। उनके बारे में लेखक ने यहाँ एक व्यंग्यात्मक तरीके से चर्चा की है, यानी उनका प्रतिरूप या आईना दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांध करके निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बजे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। यानी उनके हाथ पे बंधी हुई कलाई घड़ी जो है उसका टाइम है वो बिल्कुल सही है, समय बिल्कुल सही है, लेकिन ऑफिस की जो घड़ी है वो थोड़ी सी धीरे चल रही है। फाइल आउट ट्रे में डाल करके उन्होंने एक निगाह अपने माँ तत्वों पर डाली। आउट ट्रे, जो बाहर रखी जाने वाली ट्रे या दराज हम जिसको कह सकते हैं, और मातत जो साथ में उसके नीचे काम करने वाले लोग थे, उन पर निगाह डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की किशनदा या कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्ता हो गई है। यानी किशनदा को वे अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि जब वे दिल्ली में आए थे तो किशनदा के पास ही वे ठहरे थे। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने उनकी चौड़ी मोरी वाली पतलून और ऊंची एडी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। समहाउ इम्प्रॉपर ये शब्द जो है वो बार बार आएगा इस लेसन में। यानी समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ यहाँ इन्होंने लिया है कि सही नहीं, वाजिब नहीं,
यानी कुछ ठीक नहीं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल, जैसा यूजुअल, लाभदायक। बोला, बड़े बाऊ, बाऊ यानी बड़े भैया, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? अब चूनेदानी से आसे है उनके ऊपर हाथ पर बंधी हुई जो कलाई घड़ी है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। करेक्ट का मतलब बिल्कुल राइट टाइम, सही समय देती है। चड्डा ने कुछ और दृढ़ होकर के पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। यानी जब यशोधर बाबू चल रहे थे, ऑफिस से जाने के लिए उठे, तो चड्डा ने उनका हाथ है वो पकड़ लिया मजाक में ही। लेकिन यशोधर बाबू ने उसका कोई विरोध नहीं किया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देख करके वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है। बाबा आदम के ज़माने से आसे है कि घड़ी बहुत पुरानी है। बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, जो एक जापानी सस्ती मिल जाती है। डिजिटल ही कहता कि आज कल मार्केट में डिजिटल घड़ियां मिलती हैं जो बिना चाबी की होती हैं और मार्केट में सस्ती मिल जाती हैं। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? इस तरह नेले परदेला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की? रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। एक एक नंबर के क्वेश्चन ये आ सकते हैं बेटा। जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता और श्रोता दोनों ठठा करके हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी। मैस जहाँ पर कोई आए, कोई रहे, कोई खाना खाए। मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। बॉय सर्विस जहाँ पे होटल वगैरह पर जो छोटे लड़के काम करते हैं ना भाई, बॉय सर्विस, लेकिन उनको वहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बना करके रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। तो उन दिनों 50 रुपये की वैल्यू 5000 से भी कहीं ज़्यादा होती थी। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेमन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने शक पक्का करके अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेमन से मुखातिब होकर के बोले, यानी सामना करके बोले, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947।
कि जहाँ तक मुझे याद है कि मेरी जो शादी है वो 6 फरवरी 1947 1947 को हुई थी। मेमन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक करके बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, कि आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। सिल्वर बोले तो 25वीं सालगिरह है। शादी को पूरा 25 साल हो गया है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे, यानी थोड़ा सा शर्माए और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किस अंदाज से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौचले हैं, वे अंग्रेज करते हैं ऐसे काम, हमारे यहाँ थोड़े ही मानते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सर मत मिलाइए, यानी बात को घोलिए मत गुरुदेव, चाय मट्टी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। इनमें कौन बड़ी आपकी बड़ी माया निकल जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाय पीजिएगा। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, रिवाज नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, ध्यान देना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, यानी मैं उसको वाजिब नहीं समझता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ बढ़ा फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ हो सके, यानी मात्र 10 रुपये में क्या होगा। लेकिन उस समय ना चाय 10 पैसे की आती थी, 10 से 20 पैसे की का चाय का कप मिलता था। तो चड्ढा कहने लगा कि भाई इससे होगा क्या, कम से कम 30 रुपये तो हों। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, ना के बराबर हो, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं है, क्योंकि गोल मार्केट से सेक्रेटरीट यानी सचिवालय तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक और युवा हो चले हैं। उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है, यानी भाई उनकी बच्चों की वो इमेज है वो कम होती है कि वो अच्छे पैसे वाले हों और उसके पापा साइकिल पे जाएं, अच्छा नहीं लगता है। स्कूटर का इनको चलाना भी नहीं आता है और इनका की हैसियत नहीं है स्कूटर लेने की। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समाओ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसके बारे में सोच नहीं, अफोर्ड करना, असम्बल करना, संभालना, यानी उसका खर्चा वहन नहीं किया जा सकता। चड्ढा ने के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह, यानी इसरार करना होता है मतलब हम कहते हैं ना रुकने के लिए मनाने की कोशिश करना, इकरार अलग होता है, इसरार यानी जाने से रोकने के लिए मनाना करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों के चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठ कर के चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की
नई रीत अपनाई है। यानी ऑफिस से जाते समय वो मंदिर में जाते, कौन से मंदिर में जाते? बिड़ला मंदिर में जाया करते थे भाई, और प्रवचन सुनते थे। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े ही हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर में जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें। ऐसा करते हैं वे, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसंदा के अनुसार यही निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठ करके यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। ये दिल्ली में पड़ता है भाई, पहाड़गंज दिल्ली में ही रहते हैं ना ये। और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम का वाला क्वार्टर हुआ करता था। अहाता होता है वैसे दालान या बरामदा, कि अब वो टूटा हुआ है ना, जहाँ पे वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू किसंदा के पास आए थे, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया बदलती शक्ल देख करके यशोधर बाबू को बुरा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़ करके यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूज़गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी जब जब उनका प्रमोशन हुआ तो D2 टाइप जो क्वार्टर होते हैं, 2 रूम, 1 रसोई और एक छोटा कमरा जिसमें होते हैं D2, वो कई बार मिलने की चर्चा आई, लेकिन उन्होंने हर बार लेने से मना कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब वह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा, और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह से किसंदा यही फिक्रा कह करके मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। यानी आज किसंदा बिड़ला मंदिर में ज़रूर बैठा है, लेकिन उनका ध्यान है वो कहीं और गया हुआ है। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समाऊ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंच करके मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ न कुछ पेच होगा, यानी कोई ना कोई किसी न किसी तरह की गड़बड़ी या फरेब होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में
माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया? उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया है। यानी तीनों ही बेटे बड़े ही होनहार और इंटेलिजेंट हैं पढ़ाई में। स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटियाँ उन्हीं को देती हैं जो टॉपर होते हैं, और उसके सहारे वो विदेश में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको भी इस तरह के प्रयास आगे जा कर के करने हैं। और उसकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, यानी जो भी लड़का उसके लिए देखा जा रहा है वह हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है उसे शादी करने के लिए। बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ वह यह भी अनुभव करते हैं, यानी कुछ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। तो ये पंक्ति बड़ा ही इम्पोर्टेंट है भाई। वह खुशहाली कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू का मानना है कि विदेश में जाकर के अच्छा पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन जब वो पैसा अपनों से दूर कर दे तो वह पैसा किसी काम का नहीं होता है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। यहाँ लेखक ने उन लोगों के बारे में बताया है जो शहरी ज़िंदगी में अपना पूरी तरह से सब कुछ रमा चुके हैं, और सारे रिश्ते नाते उन्होंने है ना वो भुला दिए हैं। यदि कोई रिश्तेदार उनके यहाँ आता जाता है तो उन्हें जचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में थोड़ा अंतर जरूर आता है, फासला जरूर आता है। सुना है ऐसा करके स्वयं को दिलासा देता है पिता। यानी यशोधर बाबू और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कह के अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला है, मॉडर्न बना डाला है। यानी माता की आदत होती है अपने बच्चों की तरफदारी करना। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, वह गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यानी कि यशोधर बाबू की पत्नी है, वह अपने उस समय के दिनों को याद करती है जब वह एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और संयुक्त परिवार में रहते हुए उसे उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना पड़ता था जिस तरह से एक बुजुर्ग औरत जीवन व्यतीत करती है। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे वे सब उस पर लागू करवाए। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर के कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते। यानी पुरानी जो दकियानुसी बातें हैं उन्हें आज बच्चे नहीं मानते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कोई खता नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक एक सुविधा हो, सहूलियत हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। यानी ये सब बातें बैठे बैठे यशोधर बाबू मंदिर में ही सोच रहे हैं। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं का सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू
सानियल बुढ़िया चटाई का लेंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लौंग करे तमाशे कह कर के उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, यानी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर के गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर बाबू ने अपने से पूछा कि क्या वह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, यानी समितियों के लिए लाइफ जो है वो दान कर दी होती, कुर्बान कर दी होती। डेडिकेट होता भाई कुर्बानी करना। फिर उसका ध्यान इस ओर गया कि तो विद्यार्थियों ये हमारा लेसन थोड़ा सा बड़ा है, बस इसमें यहीं तक पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग नंबर 2 में। तो इसके लिए आप इसका अगला भाग 2 नंबर देखें और इसका जो कंप्लीट पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 में होगा। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2।